हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। शिवांश स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं जो कि आपके और हमारे रगों में बसाया हुआ है। हमारी मातृभाषा यानी हिंदी के बारे में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और हिंदी जितना इजी लगता है उतना इजी टॉपिक नहीं होता है दोस्तों, और जो कि बहुत अच्छे अच्छे एग्जामों में जैसे एसआई, पटवारी और बहुत सारी आरआरबी जैसी एग्जामों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हिंदी। जैसा कि पटवारी में 20 नंबर का आता है, एसआई में 70 नंबर का, मतलब जो इसका आपका एमपीएसआई का जो होता है वो पूरा डिपेंड ही करता है आपकी हिंदी के ऊपर। तो आज से हम नए सेशन के नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ में, नए सब्जेक्ट के साथ में स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी का स्टार्ट कर रहे हैं और जो दूसरे सब्जेक्ट भी हैं वो इसके पैरेलल चलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो सबसे इजी टॉपिक है हिंदी में, जो हिंदी का बेस है, वर्णमाला से स्टार्ट करते हैं। क्या सर अनाराम पढ़ाओगे? अनाराम याद नहीं है? तो हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि अनाराम भी याद नहीं होते हैं जो प्रॉपरली होते हैं। और जो ये वर्णमाला है, जो एग्जाम में वर्णमाला आती है और जो हमको अनाराम याद होते हैं, उन दोनों में बहुत सारा बेसिक से अंतर होता है और आज आपको देखने को मिलेगा भी सही। सबसे पहले हम वर्णमाला के बारे में देखते हैं। तो वर्णमाला किसे कहा जाता है, उसके पहले हम भाषा के बारे में देखते हैं। भाषा किसे कहा जाता है दोस्तों? तो भाषा का कुल मिला के ये होता है, जो हम बोल रहे हैं वो बोली भाषा, ठीक है। भाषा सबसे विस्तृत रूप होता है, बोली उससे थोड़ा और छोटा रूप होता है। इसके बारे में अभी ना जाते हुए तो सबसे पहले अपने देखेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो ध्वनि होती है दोस्तों। तो ध्वनि या अक्षर क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो भाषा की ऑल ओवर सबसे छोटी इकाई देखें तो ध्वनि होती है, लेकिन लिखित आधार पर देखें तो अक्षर या वर्ण होते हैं, जो क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। लेकिन अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई देखें तो शब्द होते हैं। तो शब्द अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं, लेकिन भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होता है। लेखन के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होता है वर्ण होते हैं, ठीक है। तो उसको देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपने वर्णमाला को देखने की कोशिश करते हैं। वर्णमाला की बेसिक से डेफिनेशन आती है कि वर्णमाला किसे कहा जाता है। तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले उसके बाद में वर्णमाला में क्या क्या आता है, जैसे इंग्लिश में आपका स्वर और वोवेल, आपके वोवेल और कॉन्सोनेंट होते हैं, उसी प्रकार से हिंदी में भी होते हैं स्वर और व्यंजन होते हैं। तो स्वर और व्यंजनों को किसके द्वारा बांटा गया? तो आचार्य पतंजलि थे, जिन्होंने क्या किया गया, सबसे पहले जो वर्णमाला है और वर्णमाला की हिंदी की वर्णमाला के जो वर्ण है उनको दो भागों में बांटा। एक को बोला स्वर और एक को बोला व्यंजन। इन दो भागों में बांटने का श्रेय सबसे पहले किसे जाता है? तो आचार्य पतंजलि को जाता है। और ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। तो वर्णमाला किसे कहा जाता है? तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है, ठीक है। आचार्य पतंजलि के द्वारा इसको दो भागों में बांटा गया है। अब एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। एक स्वर होते हैं और एक व्यंजन होते हैं। तो स्वर किसे कहा जाता है और व्यंजन किसे कहा जाता है? देखो, जो स्वर वर्ड होते हैं वो स्वर वर्ड होते हैं, वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते, अपने आप में स्वतंत्र होते हैं और स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं, ठीक है। इनको बोलने के लिए किसी अन्य शब्द की, किन्हीं अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है, उसे स्वर वर्ण कहा जाता है। व्यंजन वर्ण किसे कहा जाता है? तो व्यंजन वर्ण वे वर्ण हो जाते हैं जिनको बोलने के लिए स्वर वर्णों की आवश्यकता होती। स्वर वर्णों के बिना हम उन्हें बोल नहीं सकते हैं। वे शब्द क्या कहलाते हैं? आपके व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना, स्वर कैसे होंगे? तो स्वतंत्र होंगे दोस्तों, और व्यंजन कैसे होंगे? तो स्वतंत्र नहीं होंगे, ये स्वरों के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, स्वरों के ऊपर इनकी डिपेंडेंसी होगी, ठीक है दोस्तों। चलो, तो आगे देखने की कोशिश करते हैं वो किस प्रकार की डिपेंडेंसी होगी, किस प्रकार की निर्भरता होगी, हम उसको आगे देखने की कोशिश करेंगे जब अपने स्पेलिंग वर्तनी को देखेंगे। तो दो भागों में बांटा, एक स्वर हो गए और एक व्यंजन हो गए। अब स्वरों को भी और भागों में बांट दिया दोस्तों। स्वरों को क्या बांटा है? एक स्वर को बोल दिया कि स्वर अलग अलग प्रकार के होते हैं, स्वरों के 3 प्रकार बता दिए। तो स्वरों के 3 प्रकार में बताए हैं आपके लघु स्वर, लघु यानी छोटा यानी ह्रस्व यानी एक मात्रिक, लघु स्वर और एक लघु स्वर, ह्रस्व स्वर यानी छोटा और एक मात्रिक, ये तीनों एक ही बात हो जाती है दोस्तों। दूसरा आ जाता है आपका गुरु, गुरु स्वर, दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर, दोनों एक ही बात होती थी, या तो गुरु, दीर्घ या द्विमात्रिक, एक ही बात है। और एक आता है आपका संयुक्त स्वर। ये अलग अलग प्रकार के 3 स्वरों में बांट दिया है, लघु, दीर्घ और क्या जाता है आपका संयुक्त स्वर। लघु स्वर किसे कहा जाएगा या ह्रस्व स्वर किसे कहा जाएगा? जिनको उच्चारण करने में, जिनको बोलने में क्या लग रहा है? कम समय लग रहा है, वो हो जाएंगे आपके लघु स्वर या दीर्घ स्वर। फिर क्या हो जाएंगे? लघु स्वर। उसके बाद में गुरु या दीर्घ स्वर किसे कहा जाता है? जिन वर्णों को बोलने में लघु स्वर की तुलना में थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है, वो क्या हो जाएंगे? आपके दीर्घ स्वर हो जाएंगे या गुरु स्वर हो जाएंगे या द्विमात्रिक स्वर हो जाएंगे। और जिनको गुरु स्वर से भी ज्यादा उच्चारण में लग रहा है समय, उसको बोल देंगे आपके संयुक्त स्वर। पहले अपने इनको समझ लेते हैं। जैसे मैं बता देता हूं, ये अनार, आम, इमली, ईख, उल्लू, ऊन, ऋषि।
ये एडी, एनक, ओकली और अंगुर, ठीक है। क ख ग ग घ अणा, इसको इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ध्यान रखना। हम अणा 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 सब तीनों को अणा कर देते हैं, इसको भी अणा, इसको भी अणा, इसको भी अणा। थोड़ा इनका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है दोस्तों। इनका प्रोनाउंसिएशन होता है क ख ग ग अंग, इसको बोलते हैं अंग, इसको बोलते हैं अंग, ठीक है। इसको बोलते हैं च छ ज झ नियम, इसको बोलते हैं दोस्तों नियम, इसको बोलते हैं नियम। इसको बोलते हैं ट ठ ड ड अणा, इसको बोलते हैं अणा। जो अपने अणा सब जगह लगाते हैं वे अणा, केवल इसी को अणा बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। ये निय है और ये अंग है, ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर ट ठ ड ढ, ठीक है। त थ द ध न, प फ ब ब म, ठीक है। फिर यर ल व श श श श ह और छत्रज्ञ और श, ठीक है। इस प्रकार से आपकी जो पूरी वर्णमाला है, इन वर्णमाला में आपसे सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों। तो टोटल वर्णमाला की संख्या देखें तो 52 होता है। देखो अलग अलग प्रकार से पूछेगा तो वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन अगर ऑल ओवर गिनोगे आप तो ये 50 हो रहे हैं और ये 2 इनको गिन लोगे तो टोटल 52 हो जाएंगे। जब कभी एग्जामिनर आपसे 50 के बारे में पूछना चाहता है तो वो चाहता है कि आपको ये वाला याद नहीं हो और इन 50 के बारे में बताया, तो कभी कभी इनका आंसर हो जाता है 50, ठीक है। कभी कभी इनका आंसर हो जाता है 50, कभी कभी 50 भी आ जाता है, कभी कभी 52 भी आ जाता है। तो वर्णमाला में जैसे एबीसीडी में अपने जब याद करते हैं तो अल्फाबेट्स की संख्या होती है 26, उसी प्रकार से उससे दुगनी, अच्छी है हिंदी तो अपने ऐसे याद कर लेंगे, 26 का डबल होता है 52 होता है ना, ठीक है। कभी कभी इन दोनों को काउंट नहीं किया जाता है तो क्या कर लेंगे, ये वाले ड और ढ और ये अड़ा और अढ़, इन दोनों भी बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों, उसको भी अपने देखने की कोशिश करेंगे। तो इन दोनों को अगर काउंट नहीं कर रहे हैं तो ये हो जाएगी संख्या 50, ठीक है। चलो कभी कभी वो 44 भी काउंट करते हैं तो अपने उसको आगे देखने की कोशिश करेंगे कि कब 44 काउंट किया जाता है और कब कितना काउंट किया जाता है। अब क्या पूछता है, कभी कभी आपसे वो स्वरों की संख्या पूछता है, तो स्वरों की संख्या कितनी होती है ये पूछता है। तो ये जो मैंने ऊपर लिखे हैं और ये एक बॉक्स बना दिया है, कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछता है कि स्वरों की संख्या कितनी है। तो स्वरों की संख्या अगर नॉर्मल पूछता है क्वेश्चन आपसे तो आपको लगाना है 13, मतलब टोटल कितनी है 13। ये अगर आप देखोगे 1 2 3 4 मतलब 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल है ये 13। इन सभी को स्वर बोला जाता है, इन सभी को स्वर बोला जाता है। अगर आपके ऑप्शन में अगर कुछ नहीं बोल रहा है, केवल इतना बोल रहा है कि स्वरों की संख्या बराबर कितनी होती है, तो आपको लगाना है 13। लेकिन वो कभी लगा देता है कि मुख्य रूप से कितनी होती है ये बता दो आप भाई साहब, तो मुख्य रूप से अपने इन दोनों को काउंट नहीं करेंगे तो अपनी संख्या हो जाएगी 11। कितनी संख्या हो जाएगी 11। तो स्वरों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 11। इनको क्यों नहीं लिया जा रहा है, काउंट क्यों नहीं कर रहे हैं सर, तो इनके पीछे ये है कि इनको बोला जाता है अयोगवाह। क्या बोला जाता है, अयोगवाह बोला जाता है इनको बोला जाता है अयोगवाह स्वर या अयोगवाह व्यंजन। इन दोनों को ऐसा बोला जाता है। देखो जब इनको अम और अह को या इस अनुस्वार और विसर्ग को क्या करते हैं, अपने जब यहां पर लिखते हैं तो लिखने के टाइम पे इनको लिखा जाता है स्वरों के साथ में। कहां पे लिखा जाता है, स्वरों के साथ में। जब इनको पढ़ेंगे तब इनको काउंट किया जाता है किसके साथ में, व्यंजनों के साथ में। इसलिए इनको बोला जाता है अयोगवाह, मतलब दोनों के साथ नहीं लेकिन दोनों के साथ साथ चलते हैं, मतलब स्वरों के साथ में भी चलते हैं और व्यंजनों के साथ में भी चलते हैं, ठीक है। चलिए तो ये इनको बोला जाता है अयोगवाह, ठीक है। फिर सर आपने बताया कि स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, लघु स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वरों में बांटा गया है। तो इनमें से बताइए कौन कौन से होते हैं, लघु और दीर्घ कौन से होते हैं और संयुक्त कौन से होते हैं, उनको देखने की कोशिश करते हैं। तो जब भी आपसे पूछे कि लघु स्वरों की संख्या कितनी है या ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या 4 है दोस्तों। अ, ई, उ और ऋषि, ये जो है आपके, ये जो चारों हैं, ये चारों क्या हैं आपके, लघु स्वर हैं, ह्रस्व स्वर है या एक मात्रिक स्वर है, ठीक है। अ, ई, उ और ऋषि, अ, ई, उ और ऋषि, ये क्या है आपके, ये आपके ह्रस्व स्वर है, ठीक है। उसके बाद में जो बचे हुए हैं, बड़ा आ मतलब बड़ा यानी दीर्घ, बड़ा यानी दीर्घ ही होता है ना, ठीक है। तो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ू, बड़ा उ, ये क्या है, ये आपके गुरु स्वर है, या इनको बोल देंगे दीर्घ स्वर, या फिर इनको बोल देंगे द्विमात्रिक स्वर, ठीक है। चलिए उसके बाद में क्या बचा है, ए बचा है, ऐ बचा है, ओ बचा है और औ बचा है। तो अब क्या बचा है अपना, संयुक्त स्वर बचा है। तो इनकी भी संख्या कितनी हो जाएगी 4। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी 4, ए, ऐ, ओ, औ, इनकी संख्या कितनी 4। तो ये कितने हो गए संयुक्त स्वर, ये हो गए अपने संयुक्त स्वर।
ठीक है, ये स्वरों वाला काम खत्म, सब आपका हो जाता है अपना। तो स्वरों को आपने बताया है, स्वरों आचार्य पतंजलि के द्वारा क्या गया, वर्ण वाला के वर्णों को 2 भागों में बांटा गया, एक स्वर में बांटा गया, एक व्यंजन में बांटा गया। स्वरों को भी 3 भागों में बांटा गया, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। इनको अपने ने देख लिया है। अब देखने की कोशिश करते हैं अपने किसको, व्यंजनों को। व्यंजन की डेफिनेशन क्या बताई मैंने दोस्तों आपको, व्यंजन की डेफिनेशन मैंने ये बताई है कि वे वर्ण जो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, व्यंजन स्वरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। कैसे होते हैं डिपेंडेंट, जैसे अगर मैं कुछ नाम लिखता हूं, जैसे मैं लिखता हूं कमल, आई होप आपको दिख रहा होगा, ये मैंने आपको लिख दिया कमल। ये तीनों अपने ने लिखे हैं व्यंजन, ये तीनों अपने ने लिखे हैं व्यंजन, ये तीनों व्यंजन है, यहाँ पे व्यंजनों में काउंट किए जा रहे हैं। तो ये मैंने लिखे हैं कमल। कमल में क्या होता है दोस्तों, अगर आप पढ़ोगे तो क पढ़ोगे तो क के साथ में अ का प्रोनाउंसिएशन होगा, अब म पढ़ोगे तो म के साथ साथ में अ का प्रोनाउंसिएशन होगा, और अब ल पढ़ोगे तो ल के साथ में भी अ का प्रोनाउंसिएशन होगा। फिर अगर आप इसमें कमला लगा दो, कमली लगा दो, तो ली में काय का ई का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, कमला में काय का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, आ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, उच्चारण हो रहा है। तो इनके साथ में क्या चल रहा है, स्वर चल रहे हैं। अगर इनको आप तोड़ के ऐसे लिखोगे तो इसको अगर स्पेलिंग बनाना है तो इसको ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, इसको अपने ऐसे लिखेंगे, म प्लस अ प्लस ल प्लस अ, ऐसे लिखेंगे दोस्तों। तो क म ल ऐसे लिखा जाता है दोस्तों। इसलिए बोला जाता है कि ये क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर, स्वरों के ऊपर क्या होते हैं, ये आश्रित होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब अपने आगे देखने की कोशिश करते हैं और क्या क्या है मामला आपका। ठीक है, अब व्यंजन की बात करते हैं। व्यंजन की डेफिनेशन हो गई है, तो व्यंजन के अलग अलग प्रकार नहीं बताए गए हैं, लेकिन इनको अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया है। इनको क्या किया है, अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया है। स्टार्टिंग के जो दिख रहे हैं, ये जो स्टार्टिंग के आपको दिख रहे हैं, यहां से लेके अगर अपने इसको लें तो यहां तक प फ ब भ म तक, यहां तक ले दोस्तों, तो क्या होता है, ये 1 2 3 4 5 इनको अलग अलग वर्गों में रखा गया है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, ये क वर्ग लिखा है, यहाँ पे च वर्ग लिखा है, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन 25 को क्या बोल दिया है, वर्गीय व्यंजन बोला है दोस्तों। क्या बोला गया है, वर्गीय व्यंजन, क्योंकि ये वर्ग में अवस्थित है। ये काय में वर्ग अवस्थित है, जैसे ये क वर्ग में अवस्थित है पूरा, ये च वर्ग में अवस्थित है, ये ट वर्ग में अवस्थित है, ये त वर्ग में अवस्थित है और ये प वर्ग में अवस्थित है, इसलिए इनको बोल दिया गया है वर्गीय व्यंजन। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो वर्गीय व्यंजनों की संख्या आपने को बताना है 25 होती है। ठीक है, तो क वर्ग इसको बोल दिया क वर्ग पूरा को, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, उसके साथ साथ आपसे कभी कभी क्या पूछा जाता है कि ये प्रोनाउंसिएशन कहां से किए जाते हैं, उच्चारित कहां से होते हैं, हमारे कौन से स्वर तंत्र के माध्यम से उच्चारण होते हैं, कंठ से होते हैं, तालु से होते हैं, मूर्धा से होते हैं, दंत से होते हैं, ओष्ठ से होते हैं, कहां से होते हैं। तो दोस्तों मैं बता देता हूं आपको, अगर नीचे से काउंट करेंगे, जैसे अपने उल्टी करते हैं नहीं तो बोड़ देते हैं पूरा उल्टा, तो उल्टी कैसे करते हैं, ऐसे स्टार्ट होती है, कहां से, ऐसे स्टार्ट होती है, कि ऐसे स्टार्ट होती है उल्टी। तो सबसे पहले कहां पे टच करती है आपकी, जब उल्टी होती है आपको तो कंठ पे टच करती है। ये जो मेरा दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये है आपका कंठ। कंठ के ऊपर जब आप आ करके जो लेब्यूला दिख रहा है आपको, जहां अपने आ करके गोली रखते हैं वहां पे, तो वो क्या दिखता है आपका, वो जो दिखता है आपका क्या दिखता है, तालु दिखता है। तालु दिखने के बाद में जो आपको ये खाली जगह दिख रही है दोस्तों, ये खाली जगह दिख रही है जहां पर आपकी जीवान ऊपर नीचे होती है, तो वो क्या है दोस्तों, वो आपका है तालु, सॉरी मूर्धा है। दंत तो पहचानते ही होंगे, दांत, और फिर क्या है आपका ओष्ठ। अब क्या होता है दोस्तों, जब आप इन सारे व्यंजनों का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो इन सारे व्यंजनों का प्रोनाउंसिएशन करने पे क्या होता है कि ज्यादा जो भाग रहता है वो प्रभावित होता है। जैसे क वर्ग का आप प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो उसमें कंठ ज्यादा प्रभावित होगा। जैसे आप बोलो क ख ग ग घ, क ख ग ग ह, जैसे आप यहाँ हाथ रख के बोलोगे क ख ग ग ह, क ख ग घ अंग, क ख ग ग अंग, क ख ग ग अंग, अगर ऐसे बोलोगे तो ये प्रभावित हो रहा है। उसके बाद में आप बोलोगे च छ ज ज झ, च छ ज ज न्य, च छ ज ज न्य, अगर आप ऐसे बोलोगे तो आपका क्या प्रभावित हो रहा है, तालु प्रभावित हो रहा है। उसके बाद में आप बोलो मूर्धा ऐसे समझ में आएगा। मूर्धा कैसे, आप बोलो ट ठ ड ढ, तो ट ठ ड ढ बोलोगे ना, तो आपकी जो जीवान है, जो आपकी जिह्वा है, ये जिह्वा क्या करेगी, ये ऊपर वाली जो साइड है आपकी, ये वाली जो साइड है आपकी, इस पे जाके टकराएगी। बोल के देखो, ट ठ ड ढ ड, ट ठ ड ढ न, ठीक है, तो ट ठ ड ढ न।
तो ये क्या करेगी, आपकी जो जिह्वा है ये ऊपर वाली साइड में टकराएगी, ठीक है। उसके बाद में जो दंत है, दंत, अब क्या करोगे, ये जीभ जो ऊपर टकरा रही थी, अब ये जीभ टकराएगी आपकी कहां पे, दांतों पे। जैसे बोलो आप त थ द ध न, त थ द ध न, त थ द ध न, त थ त त त ध न न, त थ ध न, ठीक है। तो त थ द ध न बोलोगे तो आपकी जो जीभ है ये कहां टकराएगी, आपकी दांतों के ऊपर टकराएगी, ठीक है। उसके बाद में ओष्ठ, ओष्ठ यानी कि होठ, और जो अपने होठ बोलते हैं ना वो बिल्कुल ही गंदा प्रोनाउंसिएशन है और वो बिल्कुल ही गलत उच्चारण है दोस्तों। ओ होठ नहीं होता है, ओष्ठ होता है। तो वो ओष्ठ यानी ये जहां पर आप लिपस्टिक लगाते हैं और उनको लाल पीला बना के बड़ा इतराते हैं ना, तो ये वाले जो ओष्ठ हैं इनको ओष्ठ बोला जाता है। तो ये क्या कर रहे हैं, प फ ब भ म, जैसे बोलो प फ ब भ म, प फ ब भ म, तो क्या कर रहे हैं, आपके लिप्स जो हैं वो ज्यादा काम कर रहे हैं दोस्तों, इसलिए इनको बोला जाता है ओष्ठ। कहां से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, ओष्ठ से ज्यादा इनका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, इसलिए इनको बोल दिया है प फ ब, ओष्ठ से इनको बोल दिया है। मतलब जब उच्चारण स्थल क्या का है इनका, तो ओष्ठ का उच्चारण स्थल है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। उसके अलावा जो बाकी बचे हुए हैं, मैं थोड़ा उलझ गया हूं, ठीक, माइक सही है मेरा, ठीक है। चलिए, जो बाकी बचे हुए हैं ये वाले सर कहां जाएंगे, जो नीचे वाले बचे हैं कहां जाएंगे, तो अ और आ साथ काई में आ जाएगा, अ आ और ह, अ आ और ह ये काई के साथ में आ जाएगा, कंठ के साथ में आ जाएगा दोस्तों। फिर ई ई क्या आ जाएगा, ई ई ई ई आ जाएगा आपके साथ में, तालु के साथ में। और देखना ये एक पेयर बनता जाएगा, यहाँ पे ये एक पेयर बनेगा, ये एक पेयर बनेगा, ये एक पेयर बनेगा, ये एक पेयर बन रहा है। देखो अ आ किसके साथ में चले गए, कंठ के साथ में, ई ई काई के साथ में चले गया, तालु के साथ में। अब देखो अ आ चले गया और ह किधर चले गया, इधर चले गया। अब देखो क्या बचा है आपका, यश, तो यश किसके साथ में चले जाएगा, तालु के साथ में। ये य और श चले जाएगा आपका तालु के साथ में। अब क्या बचा है, ऊ छोड़ देंगे हमने, अभी ऋषि लेंगे, तो ऋषि चले जाएगा आपके साथ में, मूर्धा के साथ में, ऋषि चला जाएगा आपका मूर्धा के साथ में। अगर ये आपको याद नहीं रहते हैं तो आप प्रोनाउंशिएट करके देखेंगे, आप उच्चारित करके देखेंगे, और ये बिल्कुल वैज्ञानिक भाषा है दोस्तों। हिंदी जो हिंदी है ना वो बहुत वैज्ञानिक भाषा है, इसी के आधार पर ये बताया गया है कि कहां कहां पे उच्चारण स्थल पर ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है दोस्तों। तो ऋषि किसके साथ में चले जाएगा, आपका ऋषि चले जाएगा आपके साथ में, मूर्धा के साथ में, ठीक है। उसके साथ में दंत के साथ में, दांतों के साथ में क्या चले जाएगा आपका, दांतों के साथ में चले जाएगा ल और श, ल और श। पहले यश गया, फिर रस गया, फिर लश गया। यश सबसे पहले, तालु से यश, मूर्धा से रस और दंत से लश, ठीक है। चलिए, उसके बाद में हा तो चले गया अपने कंठ के साथ में। अब क्या बचा हुआ है आपका, ऊ ऊ, तो आप बोलो ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ चले जाएगा। ऊ ऊ बोलोगे आप तो क्या किसके साथ में चले जाएगा, ये ऊ ऊ चले जाएगा आपका इसके साथ में, ओष्ठ के साथ में। ऊ ऊ चले जाएगा आपका ओष्ठ के साथ में। आई होप आपको समझ में आएगा। अब ये जो है ये दो अलग अलग से जगह से बने हुए हैं, जैसे अ प्लस ई बना है ए, तो ये दोनों से मिलकर बने हैं, तो दोनों जगह के इनको साथ में लिखा जाएगा। इनको अपने और आगे वाली क्लास और आगे इसको देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहां तक देख लिया। अब ये वर्ग में उस अवस्थित है, इसलिए इनको बोल दिया वर्गीय व्यंजन। ये वर्ग के बाहर है, इनको वर्ग में नहीं लिया, इनको भगा दिया कि नहीं नहीं तुमको हमारे वर्ग में नहीं रखना, दूसरे वर्ग में जाओ। तो क्या कर दिया, इनको वर्ग से इतर कर दिया, वर्ग से इतर कर दिया, तो इसलिए इनको बोल दिया वर्गोत्तर व्यंजन। क्या बोल दिया गया, वर्गोत्तर व्यंजन। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है भाई साहब, तो वर्गीय व्यंजनों की संख्या है 25। लेकिन आपसे वो पूछ ले कि वर्गोत्तर व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या है 8। वर्गोत्तर व्यंजनों की संख्या है 8, लेकिन क्या किया है, इनको अलग अलग नाम भी दे दिए। इन दोनों को 8 में से 4 को अलग नाम दे दिया है और 4 को अलग नाम दे दिया है। तो स्टार्टिंग वाले जो 4 हैं इनको नाम दे दिया है अंतःस्थ व्यंजन। ये व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन, अंत में स्थित व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन। उसके बाद में बोल दिया है उष्ण व्यंजन, इश स श स और ह। क्या बोला है, स श श और ह, श श श और ह। इसको क्या करा गया है दोस्तों, आप जब भी बोलेंगे श स और श, आप जब भी बोलोगे और ह बोलोगे तो आपकी क्या होगी, जो गर्म हवा है वो अंदर की जो गर्म हवा है वो बाहर आएगी। बोल के देखो जल्दी, फटाफट बोल के देखो, बोलो श, फिर बोलो श, फिर बोलो स, फिर बोलो ह। देखो हवा बाहर आ रही है ना, हाँ हंसो मत, बाहर आ रही है हवा, ठीक है। तो इसको बोल दिया उष्ण व्यंजन।
क्यों बोला है उष्ण व्यंजन? उष्ण व्यंजन इसलिए बोला है क्योंकि इनको प्रोनाउंसिएशन करने पे, इनका उच्चारण करने पे हमारे जो शरीर में गर्म हवा है वो हवाएं क्या कर रही है, बाहर आ रही है, इसलिए इसको बोल जाए उष्ण व्यंजन, गर्म व्यंजन। क्या बोल जाए इसको? गर्मा गर्म व्यंजन बोल जाए, है ना। ठीक है, चलो उसके बाद में क्या है, जैसे ये संयुक्त स्वर है, जैसे ये संयुक्त स्वर है वैसे बाद में क्या है, संयुक्त व्यंजन। कैसे है ये संयुक्त स्वर? जैसे ए कैसे बना है, तो ए कैसे बनाता है ये बताता हूं। ए बना है आपका, जो ये आपका ए बना है, ये बना है अ प्लस ई से, अ प्लस ई से, अ या आ प्लस ई या ई से बना है आपका। इनको अगर जोड़ोगे आप तो बनेगा आपका ए। उसके बाद में अ आ के साथ में अगर आपने ए या ऐ जोड़ दिया तो इसका बनेगा ऐ। क्या बनेगा? ऐ। ठीक है, ये बना है, दो जगह से बना है, ये दोनों बना दिए। ठीक है, ओ बचा है, तो अ और अ के साथ, अ या आ के साथ में अगर आपने उ या उ जोड़ दिया तो बन जाएगा ओ। ठीक है, और अ और आ के साथ में अगर आपने ओ या औ जोड़ दिया तो क्या बनेगा? औ बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? औ बनेगा। इसलिए इनको बोल दिया संयुक्त व्यंजन, क्योंकि दो अलग अलग जगह से मिलने वाले स्वरों से मिलकर बने हैं, इसलिए ए ऐ और ओ औ। उसी प्रकार से क्या किया दोस्तों? उसी प्रकार से ये बनाए छ त्र ज्ञ और श। क्या बने हैं ये? संयुक्त व्यंजन बने। क्या बने हैं ये वाला समझ में आ गया? ये कैसे बने? दो अलग अलग जगहों के मिलने से बने हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इनको? संयुक्त व्यंजन। अब देखो आगे क्या होता है दोस्तों, देखने की कोशिश करते हैं अपने देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। क्या है? चल आगे देखने की कोशिश करते हैं। अब क्या है ये? अब अपने ने देखा है क्या देखा है आपने? संयुक्त स्वर देख लिया। अब देखते हैं अपने संयुक्त व्यंजन में क्या है? छ त्र ज्ञ और श, छ त्र ज्ञ और श। अब ये कैसे बना हुआ है? जब भी आप हिंदी से इंग्लिश में जब टाइप करोगे ना तो छ तो आपसे कभी टाइप भी नहीं होगा। अब मैं जैसे बताऊंगा ना, अगर वैसे टाइप करोगे आप तो छ आपसे हमेशा टाइप होगा। कैसे होगा? अभी इसको ये वाले हटा देते हैं ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसको अपने अगली वीडियो में देखेंगे। छ त्र ज्ञ को देखने की कोशिश करते हैं। छ बना है आपका दोस्तों, एक बना है, त्र ज्ञ बना है आपका, एक ज्ञ बना है और एक बना है श। चार चीजें बनी हुई है दोस्तों आपको। तो छ कैसे बना हुआ है? तो छ बना हुआ है ऐसे दोस्तों, क प्लस स इससे बना हुआ है आपका। क्या बना हुआ है? छ बना हुआ है। क्या बना हुआ है? इससे आपका छ बना हुआ है। ठीक है, उसके अलावा आपका अगर इसको आप पूरा लिखो तो इसके आगे आप पीछे अ भी लिख सकते हैं। ठीक है, चल इसके बाद में क्या लिखा हुआ है? त्र त प्लस र प्लस अ। जब भी दोस्तों ये बात ध्यान रखना आपको, जब भी किसी भी क्या होता है, जब भी किसी भी शब्द, किसी भी वर्ण के नीचे अगर हलंत लगता है दोस्तों तो आपको समझना है वो आधा शब्द है। तो ये बना है क श अ, इसको लिखते हैं क छ त्र। अब आप जब भी लिखना चाहो तो आप ऐसे लिखेंगे, है ना, तो आपका छ आराम से लिखा जाएगा इंग्लिश में, आप जब इंग्लिश में लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर त्र कैसे बना हुआ है? तो त्र बना हुआ है त प्लस र प्लस अस। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में छ त्र ज्ञ बना हुआ है। ज्ञ बड़ा इंटरेस्टिंग है। ज्ञ को देख लेता हूं, फिर अगर कभी आप गलत लिख दूंगा तो। ठीक है, चलो ज्ञ जो बना हुआ है वो बना हुआ है, देखो ज्ञ का प्रोनाउंसिएशन होता है ज्ञ, लेकिन ये बना हुआ है ज प्लस न्य से, ज प्लस न्य प्लस अ, ये बना हुआ है इससे। उसके बाद में श्र तो इजी हो जाएगा आपके लिए। श्र बना हुआ है आपका श प्लस र प्लस अ से बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, कभी कभी क्या होता है इसमें लास्ट में अ हटा देंगे, कभी इसमें लास्ट में अ हटा देंगे तो इनके नीचे का हलंत भी हट जाएगा। ठीक है, ये भी सही है, अगर इसको हटा देते हैं, ऐसा भी कर देते हैं तो भी सही है, और इनके पीछे अगर अपने अ लिख रहे हैं तो भी ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके संयुक्त व्यंजन।
ठीक है। चल, ये आपका जो वर्णमाला का जो है, वर्णमाला का जो पहला सेशन है दोस्तों, अभी और आगे पढ़ाऊंगा तो बहुत बड़ा सेशन हो जाएगा, ठीक है, और फिर आप इतना हिंदी को झेल भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये इतना जो पूरा आपने पढ़ा है, ये वर्णमाला का बिल्कुल बेसिक जो फंडामेंटल है, जो मूलभूत चीजें हैं, उनको पढ़ने की कोशिश करी है दोस्तों, ठीक है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हिंदी में और आगे कंटिन्यू करना है और अगर आपको अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है, पटवारी के लिए करना है, एसआई के लिए करना है, पीएससी के लिए करना है, क्योंकि पीएससी में भी जो लास्ट पेपर होता है मेंस का, उसमें हिंदी पूछा जाता है, तो किसी के लिए भी करना है दोस्तों, तो आप एक भी लेक्चर को अगर मिस करते हैं तो अगला आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, क्योंकि ये पूरी है ग्रामर, व्याकरण है दोस्तों। आई होप ये आपका सेशन, ये वाला जो सेशन है, अगर आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत मजा आने वाला है और आपकी तैयारी के लिए बहुत अच्छा साबित होगा दोस्तों। अगर आपको ईमानदारी से अगर अच्छा लगा हो तो हमारी मेहनत को आप लाइक करिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।